Hello, my name is Sumit Jain and I'm going to present chapter 1 of class 10th, that is history, right? The rise of nationalism in Europe. So we are going to deal with the nationalism. So before starting, so we should understand what do you mean by the word nationalism, right? देखो ये जो वर्ड है ना, दिस इज वेरी की वर्ड. अभी इस चैप्टर में हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में हम जो है इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्लास 9th की जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, उस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बिना उस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर करें आप इस चैप्टर को समझ नहीं सकते. ठीक है, सेकंड वाला चैप्टर आप नो डाउट समझ जाओगे इंडिया वाला, क्योंकि इंडिया के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है. यूरोप का चैप्टर आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक आपका क्लास 9th का बेसिक्स क्लियर नहीं हो. ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ. रिकॉल कैसे करवा सकता हूँ, देखो जैसे अब यहाँ पर हमने पढ़ी थी फ्रेंच की सोसाइटी होती है, फ्रांस पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था. ठीक है, वहाँ हमने पढ़ा था 3 क्लासेस होती है, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट. ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ये आपने पढ़ा होगा. ठीक है, अभी फर्स्ट एस्टेट में कौन था, यहाँ पे क्लर्जी थी. ठीक है, यहाँ पर कौन थी, नोबिलिटी. ठीक है, और यहाँ पर कौन थे, बाकी सब अदर्स. ठीक है, जैसे कि प्रोफेशनल्स, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं. ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर ये 3 ग्रुप्स बने हुए हैं. इंडिया के अंदर क्या था, इंडिया के अंदर था क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, वैश्यस एंड शूद्रस. इंडिया के अंदर 4 कास्ट, 4 पार्ट में डिवाइडेड थी सोसाइटी. तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, राइट. सो क्लर्जी मीन्स यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के कौन थे, ब्राह्मण्स. ठीक है, यहाँ पर क्या, यूरोप के ब्राह्मण. यूरोप के ब्राह्मण मतलब यूरोप में कौन सा धर्म प्रचलित में था, यूरोप में नेशनलिज्म, ये सॉरी क्रिश्चियनिज्म, क्रिश्चियन वाला धर्म था. ठीक है, अभी क्रिश्चियन में कौन होते हैं, क्रिश्चियंस में जैसे हमारे ब्राह्मण होते हैं हिंदुओं में, तो वैसे क्रिश्चियंस में कौन होते हैं, क्रिश्चियंस में होते हैं अपने ये चर्च वाले है ना, पोप, वो सारे. तो वो सारे लोग जो है इसके अंदर आ जाते हैं. अब नोबिलिटी क्या होती है, नोबिलिटी मतलब ये हो गया क्षत्रिय, क्षत्रिय इज नोबिलिटी, राइट. तो दिस इज नोबिलिटी, राइट. सो नोबिलिटी मतलब राजा और राजा के भाईबंध, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ताऊ का लड़का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे के सारे नोबिलिटी हो गए. और बाकी जितने भी लोग बचे हैं उसको हमने तीसरे ग्रुप में डाल दिया. इसमें यहाँ पर हमने 2 डिविजन्स कर रखे थे. ठीक है, भारत के अंदर 4 डिवीजन थे, इनके अंदर 3 डिवीजन थे. ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ थी कि टैक्स जो था, टैक्स पेइंग ये लोग थे, सिर्फ यही लोग टैक्स पेइंग थे. ठीक है, और टैक्स कौन देगा, कितना देगा, कौन डिसाइड कर देता था, एस्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी. ठीक है, तो वो डिसाइड होता था उस मीटिंग में. तो ये क्या है, एस्टेट्स, 3 एस्टेट्स. ठीक है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट. तो यूरोप की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी. ये सारी बेसिक्स हमने पढ़ रखे हैं. ठीक है, तो एक फ्रांस है, फ्रांस. ठीक है, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है, फ्रांस के मतलब यूरोप का सबसे इम्पॉर्टेंट देश बोल सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना जो फ्रांस के अंदर होती है वही चीज़ वह धीरे धीरे आगे यूरोप में फैल जाती है. जैसे एक यहाँ पर एक मैटरनिक आएगा, ड्यूक मैटरनिक, उसने ये बोला कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस द कोल्ड, राइट. ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया कि जब फ्रांस को छींक आएगी तो पूरा यूरोप को कोल्ड हो जाएगा. इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी इवेंट होता है ना उसका रिपरकशन पूरे यूरोप के अंदर देखने को मिलता है. तो दिस वाज ड्यूक मैटरनिक, ऑस्ट्रियन चांसलर. सो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि बताओ ये स्टेटमेंट किसने कहा था. तो आपको याद रखना, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है, ड्यूक मैटरनिक, उसने ये चीज़ कही थी. ठीक है, अब देखो आप थोड़ा चैप्टर शुरू करते हैं. बाकी जो बेसिक्स होंगे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली ही पेज में आपके यहाँ पर पेंटिंग्स दे रखी है. इस पेंटिंग्स के नीचे आप देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके. देखो ये पहली पेंटिंग दे रखी है आपकी किताब के अंदर. पहली पेंटिंग में क्या है, देखो ये जो पेंटिंग थी एक्चुअली
पहला सवाल पूछेंगे आपसे, नंबर 1, 1 नंबर का सवाल कि ये पेंटिंग बनाई किसने, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिखा है फ्रेडरिक सोरो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये फ्रेडरिक सोरो, ठीक है। ये आंसर है अपना, ठीक है। कब बनाई थी, इस साल में बनाई थी, ठीक है। दूसरा आंसर भी आपको यहीं मिल गया इसी पेंटिंग से, ठीक है। अभी उसके टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये याद कर लो। तो ड्रीम्स ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो इस पेंटिंग की थीम क्या है, इस पेंटिंग की थीम ये है कि ये फ्रेडरिक सोरो ने एक्चुअली ड्रीम देखा, ठीक है। ड्रीम मतलब अपना जो इमेजिनेशन से उसको यूज़ किया, उसके अंदर ये जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक एक वर्ल्ड वाइड में फैल रहा है, इसका एक इसने सपना देखा और इसके अंदर इसने 4 जो पेंटिंग्स बनाई थी। इस पेंटिंग का टाइटल क्या था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो अगला चीज़ ये पूछ सकते हैं टाइटल आपको, ये जो टाइटल है ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टाइटल ध्यान रखना। और ये फ्रेडरिक सोरो कौन था, फ्रेंच आर्टिस्ट था, ठीक है। एक पेंटर था जिसने पेंट किया था 1848 में, ठीक है। तो सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए इस पेंटिंग से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो यूरोप के पूरे लोग जो हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे झंडा लेके अपने कॉस्ट्यूम्स पहन के अपने देश के जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। ये अपने को शो कर रही है लिबर्टी मतलब फ्रीडम को, ठीक है। ये फ्रीडम को शो कर रही है, फ्रीडम मतलब आज़ादी, ठीक है। तो किस चीज़ से आज़ादी, डिस्पोटिक रूलर से आज़ादी, ठीक है, अथॉरिटेटिव रिजाइम से आज़ादी, या आप कह सकते हो कि राजा वाला सिस्टम जो था मोनार्की उससे आज़ादी, ठीक है, ऑटोक्रेसी उससे आज़ादी। और क्या चीज़ चाहिए इनको, इंडिपेंडेंस मतलब यहाँ पर आपको लोगों का शासन चाहिए, मतलब डेमोक्रेसी के लिए हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी मतलब क्या हो गया, एक तरह से डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर देखो कुछ लोग इससे आगे निकल चुके हैं, जैसे ये फ्लैग है, ठीक है। इस फ्लैग से हम यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अमेरिका आगे निकल चुका है, ठीक है, स्विट्जरलैंड आगे निकल चुका है, मतलब स्विट्जरलैंड और अमेरिका जो है अभी तक इंडिपेंडेंस ले चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर पहुँचा कौन है अभी रिसेंटली, यहाँ पर पहुँचा है फ्रांस वाले, ठीक है। इनके पीछे और बाकी देश चले आ रहे हैं, जैसे जर्मन चले आ रहे हैं, ठीक है। जर्मन वाले एरिया वाले लोग चले आ रहे हैं अपने झंडा लेके। तो मतलब ये जो है इसके पीछे वाले ये अभी नेशन बनने की प्रक्रिया के अंदर है, ठीक है। बाकी लोग जो है नेशन के रूप में आ चुके हैं, 2 3 4 5 देश जो है, 2 3 देश है, मतलब एक्चुअली 3 देश ही है वैसे। तो मैंने बोला ना फ्रांस के अंदर कुछ हो रहा है तो यूरोप के अंदर उसका प्रभाव आ रहा है। तो व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस द कोल्ड, तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो नेशनलिज्म की भावना जो है यहाँ पर जनरेट हो रही है। व्हाट इज नेशनलिज्म, अगला सवाल ये होता है, ठीक है। तो नेशनलिज्म से मतलब क्या हो गया कि जब आप एग्जाम्पल लेते हैं अपन पहले इजी इंडिया के हिसाब से, फिर अपन यूरोप में चलेंगे। जैसे जब आप आउट ऑफ इंडिया गए, अब आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद, चलो आउट ऑफ इंडिया बाद में जाएंगे, पहले इंडिया में रहते हैं। देखो आप मान लो किसी भी एक शहर से हो, मान लो आप दिल्ली से हो, ठीक है। अभी आप दिल्ली से हो ना, तो आप लोगों का दिल्ली वालों का एक अलग से वे होगा, रहने करने का, खाने का, सबका चीज़ होगा। तो जब दिल्ली वाले बाहर जाएंगे, ठीक है, मान लो दिल्ली वाले चेन्नई चले गए एग्जाम्पल के लिए, अब चेन्नई के अंदर मान लो एक बॉम्बे से आया हुआ है, एक बैंगलोर से आया हुआ है, ठीक है, अलग अलग देशों अलग अलग जगह से आए हुए हैं लोग। तो वो जो दिल्ली वाला व्यक्ति होगा ना, उसकी दिल्ली वाले से बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, भले उसका नेचर कल्चर अलग अलग हो, ठीक है, धर्म अलग अलग हो, लेकिन उसका रिलीजन अलग हो, रेस अलग हो, कास्ट अलग हो, लेकिन उसकी जो बॉन्डिंग है वो दिल्ली वाले से अच्छी बनेगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके जगह का है। अब मान लो अपन दिल्ली को छोड़ दें, या जैसे मान लो आप जैसे राजस्थान ले लिया अपन ने, एक व्यक्ति राजस्थान के साउथ डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, ट्राइबल बेल्ट से, एक व्यक्ति राजस्थान के जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आ रहा है। अब उनका कोई कल्चर सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो जाते हैं मतलब से वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर उसका जो बाकी राज्यों के लोग हैं उसके बजाय उससे ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, क्योंकि वो उसके राज्य का हो गया। तो इसी तरह से अगर आप भारत के वासी हैं, अब भारत वाले अगर बाहर जाते हैं, ठीक है, जैसे चाइना चले गए, अब भारत में एक राजस्थान का है, एक अपना तमिलनाडु का है, और एक अपना मणिपुर का साइड का, मेघालय साइड का। अब ये लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो जब ये बाहर पढ़ने जाते हैं ना, तो इनको एक चीज़ कनेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड इंडिया, कि सब इंडिया इज अ नेशन, वो हमारा देश है। अब भले इनका कल्चर अलग अलग हो, ठीक है, एक लुंगी पहनते हैं, एक धोती पहनते हैं, और एक भाई साहब कुछ ट्राइबल कल्चर है उनका, तो भगवान जाने कौन से ड्रेसेस पहनते हैं, उनका अलग ही ड्रेस होते हैं, ठीक है। तो उनका कल्चर अलग है, खाना पीना अलग है, इधर मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी चाहिए इनको सब, है ना, इधर चाहिए सब इडली डोसा, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं उनका थोड़ा सा अलग खाना पीना होता है, लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है, रिलीजन्स अलग अलग है। अब बताओ इतने डिफरेंसेस हैं, लेकिन
फिर भी दूसरे लोगों के साथ अगर वो कंपेयर करेंगे दूसरे देशों के, तो उनकी बॉन्डिंग किस पर बन रही है? इंडिया के। वो रहना कहाँ पसंद करें? इंडिया के। क्यों? क्योंकि एक जगह के। तो ये चीज़ जो है ना, दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म। तो दिस इज दिस इज द थिंग दैट कनेक्ट्स पीपल, ठीक है, दैट मेक्स ए नेशन, राइट। कॉमन कल्चर, कॉमन वे ऑफ लिविंग, कॉमन डिसेंट, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन शेयर्ड पास्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये कॉमन जोग्राफी, कल फीचर्स, ठीक है, जैसे मानसून टाइप ऑफ जोग्राफी, दैट सेपरेट्स अस फ्रॉम अदर पीपल, एंड दिस कनेक्ट्स द पीपल ऑफ अ नेशन, एंड दिस मेक्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पॉपुलेशन। ये जो है, ये चीज़ क्या करती है? लोगों के अंदर देश की भावना जनरेट करती है, नेशन की भावना जनरेट करती है। तो नेशन कब बनेगा? नेशन जब बनेगा जब देश के निवासी, जब एरिया के निवासी को पता है कि यस, ये हमारी बॉर्डर है और इस बॉर्डर के अंदर जो जो व्यक्ति रह रहे हैं ये सारे हमारे देशवासी हैं, ठीक है। तो ये जो फीलिंग अगर लोगों के अंदर जनरेट हो जाए कि ये हमारा कॉमन कल्चर है, ये जनरेट कैसे होती है? ये जनरेट इसलिए होती है क्योंकि या तो आपको कोई कॉमन हिस्ट्री रहा हो, या आपको कोई पुराना पूर्वज एक रहा हो जहाँ से आप निकले हो सारी ब्रांचेस, या फिर आपने एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा हो, आपका कुछ, आपको भी बीटा उसने, उसको भी बीटा, तो आपकी बॉन्डिंग हो गई। तो ये सब चीज़ हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म हैज जनरेटेड। तो दिस इज द चैप्टर इज अबाउट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब नेशनलिज्म की भावना यूरोप के अंदर कैसे जनरेट हो रही है, ये चीज़ के बारे में यहाँ पर चैप्टर चल रहा है अपना, ठीक है। तो यही बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो मैंने आपको एक बहुत ही ब्रीफ में ये चीज़ बता दी, ठीक है। तो ये नेशनलिज्म क्या होता है, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। बुक में आपकी डेफिनेशन नहीं दे रखी कहीं पे भी, ठीक है, लेकिन आपको जो है ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पूछते क्वेश्चन, ठीक है, तो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लाइक मेक 2-3 लाइन्स अबाउट नेशनलिज्म। एक मतलब दे तो रखा है बुक में, जैसे एक रॉ फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ, आपको अपना एग्जाम के अंदर अगर शुरुआत करनी है, अगर नेशनलिज्म के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जनरली ऐसे डेफिनेशन तो नहीं पूछ रहे, लेकिन मान लो अगर कुछ और भी पूछ लिया, तो अगर पूछ लिया तो आपको नेशनलिज्म के बारे में पता तो होना चाहिए है क्या, है ना। बुक में थोड़ा बहुत लिखा तो है कहीं कहीं, मैं बता दूंगा कहाँ लिखा है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, ये जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, ये न्यू वर्ड्स आपको याद करने हैं, ठीक है। ये न्यू वर्ड्स जो है आपको समझने, पहली बात तो यहाँ पर समझो, पहले बार एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, दूसरा यहाँ पर यूटोपियन क्या होता है। इन दोनों वर्ड का आपको मतलब समझ आना चाहिए। जब मतलब समझ आएगा तो ये चीज़ समझ में आएगी। और दूसरी बात, यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर न्यू वर्ड्स के रूप में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला है एब्सोल्यूटिस्ट। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, लिटरली एक ऐसी सरकार या ऐसा रूल जिसके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, मतलब जिसके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, ये अनलिमिटेड हो। क्या? पावर, मतलब पावर पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब अनलिमिटेड पावर है। नो रेस्ट्रेंट, पावर इज अनलिमिटेड। भैया ऐसी पावर्स जो थी कभी कभी जो है किसी किसी राजाओं के पास हमने देखी है। जैसे आज की बात करें, इस तरह की जो पावर है वो किसके पास हो सकती है। जैसे आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा। नॉर्थ कोरिया में एक व्यक्ति है जिसका नाम है किम जोंग। बड़ा ज़बरदस्त व्यक्ति है, बड़ा दिलचस्प व्यक्ति है, उसके बारे में पढ़ना कभी आप। वो खतरनाक आदमी है, उसको पसंद नहीं आया कि सभी लड़के की शक्ल पसंद नहीं है, उसको बोला उड़ा दो उसको। तो मतलब उसकी रोक टोक नहीं है, कोई यहाँ पर फ्रीडम नहीं है, कोई यहाँ पर फंडामेंटल राइट नहीं है, कुछ नहीं है। जो उसने कह दिया वो कह दिया, बस बात खत्म। दैट इज कॉल्ड अनरेस्ट्रेन्ड पावर, मतलब जिसके पावर पर कोई रुकावट नहीं हो, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। इस पावर को हम बोलते हैं अनरेस्ट्रेन्ड। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट, मतलब ऐसी सरकार जिसकी पास पावर के अंदर कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं हो। इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। मतलब ऐसी सरकार, ऐसी हिस्ट्री की अगर बात करें, मतलब हिस्ट्री में अगर बात करें तो मोनार्की मतलब क्या होता है? मोनार्की मतलब होता है राजा वाला सिस्टम। मतलब मोनार्की मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जैसे राजा का बेटा, राजा है एक, उसका बेटा बना सन, ये फिर से राजा बनेगा, ठीक है, फिर इसका सन होगा, वो भी फिर राजा बन रहा है। दिस इज कॉल्ड मोनार्की सिस्टम। मतलब राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मोनार्की सिस्टम। तो जनरली ऐसी हिस्ट्री के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर मोनार्कियल फॉर्म, मतलब राजा वाला जो गवर्नमेंट हो रही थी वो एक तो सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज मतलब क्या, सारी पावर इसके पास है, केंद्र से केंद्रित है, ठीक है। दूसरा क्या है? मिलिटराइज, मतलब इसके पास सारी मिलिट्री पावर भी है। तीसरा, और ये जो गवर्नमेंट है अब इसको डर ही नहीं किसी का, मिलिट्री अपने पास है, रूल अपन बना रहे हैं, जजमेंट अपन दे रहे हैं। भैया आपने को डरने की जरूरत क्या, हमने कुछ गलत भी कर दिया तो जजमेंट तो हमको देना, बात खत्म। भारत में क्या अभी क्या है, देखो यहाँ पर कानून कोई और बना रहा है, लागू कोई और कर रहा है,